स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं रॉकेट प्रोपेलेंट की, मतलब वो ईंधन जो रॉकेट को ऊपर ले जाता है अंतरिक्ष में। हमारे पास कुछ अच्छे स्रोत हैं इस पर, और आज हम कोशिश करेंगे कि इसमें से सबसे ज़रूरी और हाँ, सबसे दिलचस्प बातें निकालें। बिल्कुल। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, ये रॉकेट प्रोपेलेंट चीज़ क्या है? हाँ, तो आसान भाषा में ये वो पदार्थ है जिसे रॉकेट बहुत तेजी से पीछे फेंकता है, और इसी से न्यूटन के तीसरे नियम के हिसाब से रॉकेट को आगे की तरफ एक धक्का मतलब थ्रस्ट मिलता है। अच्छा। और ये जो ऊर्जा है धक्का देने की, वो या तो ईंधन के अंदर ही होती है, केमिकल्स में, जैसे केमिकल रॉकेट्स में होता है, या फिर वो किसी बाहरी स्रोत से आती है, जैसे बिजली से आयन इंजन के केस में। और केमिकल रॉकेट्स को हम उनकी अवस्था, मतलब वो ठोस है, तरल है या गैस है या फिर हाइब्रिड है, इसके आधार पर बांट सकते हैं। दिलचस्प। तो फिर ठोस यानी सॉलिड प्रोपेलेंट से शुरू करते हैं। स्रोत बताते हैं कि ये तो काफी पुरानी तकनीक है। हाँ, बहुत पुरानी। सोचिए 13वीं सदी में जो बारूद इस्तेमाल होता था वो भी एक तरह का सॉलिड प्रोपेलेंट ही था। अच्छा। और इसके फायदे भी हैं। देखिए, इन्हें स्टोर करना, संभालना आसान है, साइज में छोटे होते हैं, बनाने में भी सरल और सस्ते पड़ते हैं, और हाँ, थ्रस्ट बहुत जबरदस्त दे सकते हैं। जैसे वो स्पेस शटल के बूस्टर? बिल्कुल। स्पेस शटल के जो SR-20 थे, सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स, वो अब तक के सबसे ताकतवर सॉलिड मोटर्स में गिने जाते हैं। लेकिन फिर कुछ कमियां तो होंगी, मतलब इतनी सादगी और ताकत, कुछ तो कीमत होगी इसकी। हाँ है। सबसे बड़ी कमी है स्पेसिफिक इंपल्स, जिसे ISP कहते हैं, वो कम होता है। ISP मतलब? ISP मतलब प्रति यूनिट ईंधन कितना धक्का मिल रहा है। आप इसे गाड़ी के माइलेज जैसा समझ लीजिए। सॉलिड रॉकेट का माइलेज कम होता है। ठीक है। और दूसरी बात, एक बार आपने इसे जला दिया तो फिर आप इसकी ताकत को कंट्रोल नहीं कर सकते, कम ज्यादा नहीं कर सकते, ना ही इसे बंद करके दोबारा चालू कर सकते हैं। समझ गई। तो मतलब जहां ज्यादा कुशलता चाहिए या कंट्रोल की जरूरत हो, वहां शायद लिक्विड प्रोपेलेंट्स, तरल वाले, बेहतर होंगे। बिल्कुल सही पकड़ा। स्रोतों में भी यही है कि सबसे ज्यादा ISP लिक्विड प्रोपेलेंट से ही मिलता है। 1926 में रॉबर्ट गॉडार्ड ने पहली बार लिक्विड ऑक्सीजन मतलब LOX और गैसोलीन इस्तेमाल किया था। आजकल तो सबसे आम ऑक्सीडाइजर जो फ्यूल को जलने में मदद करता है LOX, नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड यानी NTO, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड HTP। ऑक्सीडाइजर, हाँ। ये ज्यादा ISP देते हैं, और हाँ, इन्हें आप थ्रॉटल कर सकते हैं, मतलब इंजन की ताकत कम ज्यादा कर सकते हैं। इन्हीं लिक्विड्स में एक खास किस्म होती है हाइपरगोलिक। हाइपरगोलिक, ये क्या होता है? ये ऐसे केमिकल्स होते हैं, एक फ्यूल और एक ऑक्सीडाइजर, जो एक दूसरे के संपर्क में आते ही खुद जल उठते हैं। कोई चिंगारी या इग्निशन सिस्टम की जरूरत नहीं। अरे, बिना चिंगारी के? इसका मतलब तो ये हुआ कि इंजन को बार बार चालू करने के लिए ये बहुत भरोसेमंद होंगे। एकदम सही। इसी भरोसे की वजह से इन्हें स्टोर करना भी आसान होता है। कुछ तो कमरे के तापमान पर भी रखे जा सकते हैं, और ये छोटे इंजनों के लिए बहुत काम के साबित हुए। जैसे अपोलो का लूनर मॉड्यूल जो चांद पर उतरा, उसके लैंडिंग और टेक ऑफ इंजन, या स्पेस शटल के ऑर्बिट बदलने वाले इंजन, जिन्हें कई बार बंद करना और चालू करना पड़ता था। अच्छा, अब स्रोतों में लिक्विड हाइड्रोजन H2 और RP1 जो शायद एक तरह का केरोसिन है, इनकी तुलना भी है। वो काफी रोचक लगी। हाँ, वो एक क्लासिक कह सकते हैं कि चुनाव है, एक ट्रेड ऑफ। हाइड्रोजन का ISP सबसे ज्यादा है, और जब वो जलता है तो सिर्फ पानी बनता है, मतलब बिल्कुल साफ एग्जॉस्ट। ये तो बहुत अच्छा है तो अच्छा, लेकिन ये क्रायोजेनिक है, मतलब इसे बहुत बहुत ठंडा रखना पड़ता है, और इसका घनत्व बहुत कम है, तो इसके टैंक बहुत बड़े बनाने पड़ते हैं, भारी। ओह, और RP1? RP1 सस्ता है, इसे लगभग सामान्य तापमान पर स्टोर कर सकते हैं। घनत्व ज्यादा है तो टैंक छोटे बनते हैं, लेकिन ISP कम है हाइड्रोजन से, और जलने पर कालिख निकलती है जो पर्यावरण के लिए अच्छी नहीं। तो फिर क्या करते हैं? अक्सर ऐसा करते हैं कि रॉकेट का जो पहला स्टेज होता है, जिसे सबसे ज्यादा ताकत चाहिए होती है, उसमें RP1 इस्तेमाल कर लेते हैं, और जो ऊपरी स्टेज होते हैं जहां कुशलता ज्यादा मायने रखती है, वहां हाइड्रोजन। समझ गई। अच्छा, आजकल मीथेन पर भी काफी बात हो रही है ना? हाँ बिल्कुल, मीथेन पर बहुत ध्यान है। ये कई मामलों में एक अच्छा बैलेंस बनाता है। सस्ता है, RP1 से साफ जलता है, ISP भी हाइड्रोजन और RP1 के बीच में है, मतलब काफी अच्छा है।
लेकिन सबसे बड़ी बात, और शायद जो सब कुछ बदल सकती है, वो ये है कि मीथेन को मंगल ग्रह पर मौजूद चीजों से बनाया जा सकता है। क्या? मंगल पर? कैसे? वहां पानी, बर्फ के रूप में, और कार्बन डाइऑक्साइड है। इन दोनों का इस्तेमाल करके मीथेन बनाया जा सकता है। इसे कहते हैं इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ISRU। अरे वाह! मतलब भविष्य के मिशन अपना सारा ईंधन पृथ्वी से न ले जाकर वहीं बना सकते हैं? बिल्कुल, यही सोच है। ये तो गहरे अंतरिक्ष मिशनों के लिए गेम चेंजर हो सकता है। कमाल है। हाँ, हालांकि मीथेन भी क्रायोजेनिक ही है, तो उसे भी ठंडा रखना पड़ता है, पर RP1 से साफ है और हाइड्रोजन से स्टोर करना थोड़ा आसान। ठीक है। सॉलिड और लिक्विड के बाद हाइब्रिड का भी जिक्र था, जिसमें ठोस ईंधन और तरल ऑक्सीडाइजर होता है। क्या ये दोनों का बेस्ट कॉम्बिनेशन है? देखिए, कागज पर तो ऐसा ही लगता है कि इसमें लिक्विड की तरह कंट्रोल, थ्रॉटलिंग, रीस्टार्ट भी है और सॉलिड की तरह बनाने में आसानी भी। लेकिन असलियत में इन्हें भरोसेमंद तरीके से चलाना काफी मुश्किल साबित हुआ है। क्यों? क्या दिक्कत आती है? मुख्य दिक्कतें हैं ईंधन का एक समान न जलना और फ्यूल और ऑक्सीडाइजर के अनुपात को ठीक से कंट्रोल करना। तो अभी तक का जो अनुभव है वो यही कहता है कि ये अक्सर दोनों दुनियाओं की कमियों का मिश्रण ज्यादा बन जाते हैं बजाय फायदों के। अच्छा, और फिर आखिर में एक बिल्कुल ही अलग चीज है आयन थ्रस्टर। ये क्या बला है? हाँ, ये केमिकल रॉकेट से एकदम अलग हैं। इनमें कुछ जलता नहीं है, ये बिजली का इस्तेमाल करते हैं। ये बिजली सोलर पैनल से आ सकती है या छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर से। इस बिजली से वो एक निष्क्रिय गैस जैसे जीनॉन के परमाणुओं को आयन बनाते हैं, मतलब चार्ज्ड पार्टिकल। फिर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करके इन आयन्स को बहुत बहुत तेज रफ्तार से पीछे फेंका जाता है और इसी से थ्रस्ट मिलता है। पर ये सिर्फ अंतरिक्ष के वैक्यूम में ही काम करते हैं। लेकिन मैंने सुना है इनका थ्रस्ट तो बहुत ही कम होता है, जैसे कागज पर फूंक मारने जितना। हाँ, बिल्कुल, थ्रस्ट बहुत ही कम होता है, मिली न्यूटन में। इतना कम कि ये किसी रॉकेट को पृथ्वी की सतह से उठा नहीं सकते। तो फिर इनका फायदा क्या है? फायदा है इनकी कुशलता। इनका ISP कमाल का होता है, मतलब ये बहुत ही कम ईंधन इस्तेमाल करते हैं और ये महीनों या सालों तक लगातार चल सकते हैं बिना रुके। अच्छा। पर बनाए रखने के लिए, जिसे स्टेशन कीपिंग कहते हैं, बहुत उपयोगी हैं। या फिर बहुत लंबी दूरी के मिशनों के लिए, जैसे डीप स्पेस मिशन। एक स्पेसक्राफ्ट था डॉन, उसने छोटे ग्रह वेस्टा और सिरेस का चक्कर लगाया था। वो आयन इंजन से ही चला था, धीमी रफ्तार पर लगातार सालों तक। तो मतलब हमने देखा कि कितने अलग अलग तरीके हैं रॉकेट को उड़ाने के। सॉलिड की वो शुरुआती जबरदस्त ताकत, हाँ। लिक्विड की वो कंट्रोल वाली कुशलता, हाइब्रिड के वो वादे जो अभी पूरे होने बाकी हैं, बिल्कुल। और फिर आयन इंजन की वो अविश्वसनीय लंबे समय तक चलने वाली क्षमता। बिल्कुल। हर तकनीक की अपनी जगह है, अपनी ताकत है, अपनी कमजोरी है, और कौन सा ईंधन या इंजन इस्तेमाल होगा ये मिशन की जरूरतें तय करती हैं। कोई एक सबसे अच्छा तरीका नहीं है, हर काम के लिए सही औजार चुनना पड़ता है। यहाँ एक बात सोचने वाली है, जैसे जैसे हम इंसान और दूर जाने का सोच रहे हैं, मंगल पर या उससे भी आगे, शायद बस्तियां बसाने का सपना देख रहे हैं, तो क्या भविष्य में हम ईंधन के लिए हमेशा पृथ्वी पर ही निर्भर रहेंगे, या हम अंतरिक्ष में ही, जैसे आपने मंगल पर मीथेन बनाने की बात की, क्या हम वहीं नए और बेहतर ईंधन स्रोत खोज पाएंगे, बना पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, इस सवाल का जवाब शायद हमारे भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण की पूरी दिशा ही बदल दे। इस पर सोचने के लिए छोड़ते हैं।